वेलकम बैक। अखबारात में और मीडिया में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं हो रहा, मगर एक बहरानी सूरत हाल है पाकिस्तान की दरामदात और बरामदात के हवाले से। कराची की यानी कि पाकिस्तान की सबसे अहम 2 बंदरगाहों से सामान की तरसील आना जाना मुकम्मल तौर पे बंद है और ये 10 रोज़ हो चुके हैं। इसकी वजह यह है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की हुई है और उनका सबसे बड़ा मुतालबा यह है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पाकिस्तान में करते धरतों को शायद ये पता नहीं है कि कराची से जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स रवाना होते हैं उन्हें अक्सर सफ़र के फ़ौरन बाद कराची के अंदर ही या कराची से बाहर निकल के हाईवेज़ पर लूट लिया जाता है। मामूल का अमल बन गया है जिससे रोज़ाना लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो हाईवेज़ हैं उनकी ख़राब सूरत हाल की वजह के बावजूद इन गुड्स ट्रांसपोर्टर से वही महसूलात वसूल किए जाते हैं NHA की जानिब से जो किसी बेहतरीन मोटरवे पे वसूल किए जाते हैं। इस तमाम सूरत हाल की वजह से अब गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल किए हुए हैं। इसमें 10 रोज़ हो चुके हैं और एक अंदाजे के मुताबिक करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है दरामदात और बरामदात के हवाले से। कराची से ना कोई सामान जा रहा है, ना ही कोई कराची में सामान आ रहा है। बंदरगाह से अमले ये तरसीलात मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है, जिसने एक बहरानी सूरत हाल पैदा की है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, चाहे वो गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स हो, चाहे वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की एक्सपोर्ट हो, या पाकिस्तान की गोश्त के हवाले से एक्सपोर्ट्स हो या दूसरी एक्सपोर्ट्स हो, इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। इसी तरह से दरामदात भी मुकम्मल तौर पे मुअत्तल हैं और ये इतलात ये है कि कई जहाज जो कि कराची की बंदरगाह पर आए वो सामान नहीं उतार सके, जिसके बाद उन्हें वापस जाना पड़ा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि बरामद कुनंदगान को यानी एक्सपोर्टर्स को तकरीबन 15 अरब रुपए का माली नुकसान पहुंच चुका है और इसके अलावा पाकिस्तानी फ्रूट और सब्जियों के करोड़ों रुपए के मालियत के ऑर्डर जो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर हैं वो भी मनसूख हो चुके हैं। अहमियत की बात यह है कि हुकूमत की कान पर जूं नहीं रेंग रही है। SOS यानी हंगामी मैसेजेस भेजे जा रहे हैं वफाकी वजीर दाखिला जनाब रहमान मलिक को, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। लंदन में आखिरी उनकी मसरूफियत देखने में आई थी जब उन्होंने MQM के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन से तफसीली मुलाकात की थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस पूरी सूरत हाल से निमटने का कोई चीज कोई नजर नहीं आता। किसी किस्म के कोई संजीदा मुज़ाकरात भी नजर नहीं आते कि इस बहरानी हड़ताल से छुटकारा हासिल किया जाए। इसके असरात और इसकी वजूहात के बारे में हम दिखाते हैं आपको एक खुसूसी रिपोर्ट जो हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सैयद अली इमरान ने तरतीब दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के 2 अहम मुतालबात हैं। उनके मुताबिक कराची में सुपर हाईवे और इस तक पहुंचने वाले रास्ते पर इन्हें लूटा जाता है और कानून नाफिज करने वाले इदारे कोई कार्रवाई नहीं करते। जबकि उनका एक दूसरा अहम तरीन मुतालबा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से जायद वजन ले जाने पर पाबंदी के खिलाफ है। गवर्नमेंट की तो इंटेंशन है कि वो वेट लिमिट्स को बाकायदा इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि रोडों का जिस तरीके से हाल हशर हो रहा है वो सबके सामने है। लेकिन हमें जो एक रिजेंटमेंट एज अ ट्रेडर है वो ये है कि जब आप एब्रप्टली एक चीज़ को ऐसा करते हैं तो उससे आप क्या इम्प्लीकेशंस नहीं देखते कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स है वो आपकी एकदम रुक जाएगी, आपकी इंपोर्ट्स रुक जाएगी, जो ट्रांजिट कार्गो है वो आपका रुक जाएगा। अगर यह हड़ताल मजीद जारी रहती है तो मुल्क में फैक्ट्रियों में खाम माल की किल्लत पहले यहाँ कम काम और फिर काम की मुकम्मल बंदिश का सबब बन सकती है। इस सारे मामले में हसास अशिया की एक्सपोर्ट ज्यादा मुतासिर होने का खदशा है। सब्जियों और फलों की एक्सपोर्ट में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि उनके ऑर्डर कैंसिल होना शुरू हो गए हैं। फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई हैं। रॉ मटेरियल ऑब्वियस है सबके पास तो इतना स्टॉक होता नहीं है, तो इंडस्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई हैं। एक्सपोर्ट के तो स्टॉकअप हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा स्टॉकअप मैस हुआ है। सब्जियों और फलों के अलावा टेक्सटाइल, लेदर और मार्बल समेत मुख्तलिफ माल की एक्सपोर्ट तकरीबन रुक गई है। गवर्नमेंट का काम है ट्रांसपोर्ट के साथ बैठे और बैठ के अफवाह और तफहीम से वो रास्ता निकाले। सोच सकते कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री के साथ क्या बीत रही है। मेरे तकरीबन 30 से 40 का 35 कंटेनर 40 कंटेनर गालबन मेरे फंसे पड़े। कंटेनर्स आर नॉट अलाउड टू कम टू कराची। मेरे जहाज मिस हो गए। दूसरी जानिब कराची और पोर्ट कासिम से माल बाहर ना जाने के बायस पोर्ट के अंदर कंटेनर्स की तादाद गुंजाइश से ज्यादा हो गई है, जिसके बायस कंटेनर्स रखने की जगह खत्म होने के करीब है। जबकि सिर्फ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 7500 कंटेनर्स मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट या फिर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाने के मुंतजर हैं।
प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए कैमरामैन मुरसलीन अहमद के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। इस हड़ताल की सूरत हाल जिसने पाकिस्तान की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को तकरीबन मुअत्तल किया हुआ है, 10 रोज हो गए हैं। इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए कराची के उस मकाम पर जाएंगे जहाँ पर सैकड़ों कंटेनर्स इस वक्त खड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली इमरान। बहुत बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब। पहले ये बताइएगा कि इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए, इसका कोई हल ढूंढने के लिए कितनी संजीदा सरकारी कोशिश नजर आ रही है, क्योंकि अगर कोई कोशिश हो रही होती तो ये 10 रोज और 11वें रोज में हड़ताल दाखिल हो रही है, इसका कोई नतीजा तो नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है खान साहब, क्योंकि इतने रोज़ हो गए हैं और सिर्फ आज चीफ सेक्रेटरी की जानिब से मुज़ाकरात के लिए इनके जो लीडरान हैं गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के, उनको कॉल किया गया, लेकिन उनका ये कहना था कि चीफ सेक्रेटरी को अगर मुज़ाकरात करने हैं तो वो उनके दफ्तर में आएँ, जिसके बाद उन्होंने मज़ीद जो है उस बारे में कोई पेशरफ नहीं की। अब ये कल मज़ीद जो है वो हड़ताल जारी रहेगी और हमारी इत्तलात के मुताबिक पोर्ट की जो सूरत हाल है उसमें जहाज़ आज भी 3 जहाज आए हैं, जगह कम होती चली जा रही है, जबकि जिन लोगों का माल यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिन ताजिरों का, उन पे डैमरेज लगने का भी खतरा है, जो कि जो है वो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को या बार बर्दारी का जो कोई भी काम होता है सप्लाईज को, उसको मजीद महंगा कर देती है। ये बताइएगा कि इसका हल तो चीफ सेक्रेटरी के पास मौजूद नहीं है, क्योंकि इनके बाज़ मसाइल जो है उनका ताल्लुक NHA से है, मोटरवे से है, गो के कुछ मसाइल ऐसे हैं जो कि कराची की हद तक है, क्योंकि कुछ गुड्स जो कंटेनर्स हैं जो चलते हैं उनको कराची शहर के अंदर लूट लिया जाता है। ये भी एक मामूल का अमल हो गया है, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से, क्योंकि ये वफाकी सब्जेक्ट है और ये कई सूबों पर मुहित है, कोई संजीदा कोशिश इस मसले से निपटने की तो नहीं है फिलहाल। जी यकीनन ये बिल्कुल नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि ये सूरत हाल है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने ये इनको यकीन दहानी कराई थी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी उन मुज़ाकरात में लाया जाएगा, लेकिन बहरहाल वो अभी सेशन नहीं हो पाया है, कोई इजलास इस सिलसिले में नहीं हो पाया है। जबकि अमन व अमान की जो सूरत हाल है सिर्फ गुड ट्रांसपोर्टर्स ही नहीं बल्कि जो ऑयल टैंकर मालिकान भी हैं वो भी यही बोलते हैं कि यहाँ से ट्रक्स निकलते हैं और दसियों हज़ार लीटर तेल लेके निकलते हैं और उनको भी लूट लिया जाता है। तो ओवरऑल जो है केओस की सूरत हाल है कि वैसे ही बिजनेस बिजली और गैस की किल्लत की वजह से श्रिंक हो गया है, इकोनॉमी का हाल बुरा है और उसमें अब ये जो ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल है इसने बिल्कुल अगर कहा जाए कि पहिया जाम करके रख दिया इकोनॉमी का, तो ये बेजाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली इमरान हमारे साथ मौजूद। सा ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे और अहम खबरें हैं वो ये कि जो लोग CNG पे अपनी गाड़ियां चलाते हैं वो सुन लें, 35 लाख पाकिस्तानियों के लिए निजी गाड़ियों में CNG पर पाबंदी लग सकती है। संजीदा तजवीज़ इस वक्त वफाकी हुकूमत के सामने है और इसके अलावा खाना पकाने की गैस में भी कई गुना इजाफा होने जा रहा है। इस सिलसिले में भी तजवीज़ वफाकी हुकूमत के सामने है। इन तजावीज़ का अहवाल आपके सामने पेश करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। गाड़ियों में CNG इस्तेमाल करने वाले और घरों में खाना पकाने के लिए गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए बहुत अहम खबर है। पाकिस्तान का हर शहरी जो शहरों में रहता है इससे मुतासर हो सकता है। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार की हैं, जिनमें से एक तरफ इसका मकसद ये है कि CNG की इस्तेमाल को इंतहाई महदूद कर दिया जाए। दूसरी जानिब गैस जो पाकिस्तान में निस्बतन काफ़ी सस्ती इस्तेमाल होती है, काफ़ी सस्ती फराहम की जाती है, उसकी कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया जाए। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ हुकूमत के सामने पेश की गई हैं। एक तजावीज़ का सिलसिला वफाकी वजारत पेट्रोलियम की जानिब से पेश किया गया है, दूसरी तजावीज़ पेश की गई हैं ओगरा की जानिब से। वफाकी वजारत पेट्रोलियम की जानिब से काबीना से कहा गया है कि CNG का इस्तेमाल महदूद करना पाकिस्तान के सलामती के लिए, पाकिस्तान की माशी खुशहाली के लिए इंतहाई ज़रूरी है और इस सिलसिले में फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसी तरह से CNG गाड़ियों में इस्तेमाल होती रही तो पाकिस्तान के गैस के ज़खायर पर इसके ख़तरनाक असरात रूनमा होंगे और पाकिस्तान में सनती तरक्की और बिजली की पैदावार इससे मजीद मुतासिर होगी। जो नई तजावीज़ पेश की गई हैं जिससे पाकिस्तान का हर वो शख्स जो गाड़ियों में CNG इस्तेमाल करता है मुतासिर होगा, उसमें सबसे अहम तजवीज़ ये है कि मुल्क में निजी गाड़ियों पर CNG इस्तेमाल करने की मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाए। ये तजवीज़ अब वफाकी काबीना को पेश कर दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि CNG अब सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए फराहम की जाए, यानी कि बसेस के लिए, रिक्शास के लिए
لیے اور ٹیکسیز کے لیے صرف سی این جی ان پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کی جائے. نجی گاڑیوں میں سی این جی کے استعمال پر مکمل پابندی پاکستان میں عائد کر دی جائے. اس وقت پاکستان میں 35 لاکھ گاڑیاں ہیں جو سی این جی پہ چلتی ہیں اور اس سے فیصلے سے براہ راست متاثر ہو سکتی ہیں. ایک اور اسی جو تجاویز پیش کی گئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ سی این جی کی قیمت پیٹرول کی قیمت سے 80% تک لے آئی جائے, یعنی کہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ پہ بھی سی این جی استعمال کی جائے تو اس کی قیمت پیٹرول کے مقابلے میں 80% تک ہو, یعنی کہ سی این جی کی قیمت جو موجودہ قیمت ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا جائے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ سی این جی اسٹیشن مالکان کی آپریٹنگ لاگت کو ₹7.90 فی کلو تک محدود کر دیا جائے. یہ اس وقت سی این جی آپریٹرز کی جو اس وقت لاگت ہے, آپریٹنگ لاگت, وہ تقریباً ₹21 ہے, یعنی کہ جو حکومت کی تجویز کردہ شرح ہے اس سے 3 گنا زیادہ. یہ بھی کہا گیا ہے کہ سی این جی اسٹیشنز کو اب ترغیب دی جائے کہ وہ مایا پیٹرولیم گیس کی طرف منتقل ہو جائیں, یعنی کہ سی این جی کی جگہ ایل پی جی کے استعمال کو اس کی ترغیب دی جائے اور سی این جی اسٹیشن سے کہا جائے کہ وہ اس کے لیے تیاری کریں. سی این جی کٹس اور سلنڈر کی درآمد پر پابندی رکھی جائے تاکہ پاکستان میں مزید سی این جی کٹس اور سلنڈرز نہ آ سکیں, اور نئے سی این جی اسٹیشن پر جو مکمل پابندی ہے یہ مکمل طور پہ برقرار رہے. یہ وہ تجاویز ہیں جو وفاقی حکومت کے سامنے ہیں, جو وفاقی وزارت پیٹرولیم کی جانب سے پیش کی گئی ہیں, جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں نجی گاڑیوں میں سی این جی کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے. دوسری جانب گیس کے استعمال پر, کھانا پکانے کے لیے جو گیس استعمال کی جاتی ہے, جو پائپ سے گیس ملتی ہے, اس کی قیمتوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ کرنے کے لیے اوگرا نے تجاویز حکومت کو دی ہیں. پاکستان میں گیس, کھانے کی گیس دنیا بھر میں سستی ترین تصور کی جاتی ہے, اور ایک موقع پر یہ بھی کہا جاتا تھا, پاکستان میں یہ بات عام طور پہ کہی جاتی تھی کہ لوگ گیس کا چولہا جلا کے بند نہیں کرتے کیونکہ ماچس کی تیلی جلانے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور گیس کی قیمت کم پڑتی ہے. گو کہ یہ صورتحال اب مختلف ہو گئی ہے, لیکن اگر اوگرا کی موجودہ تجاویز منظور کر لی جاتی ہے تو یہ صورتحال یکسر تبدیل کر دی جائے گی, کیونکہ گیس کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کرنے کی تجویز حکومت کو دے دی گئی ہے. ان کے مطابق اوگرا نے 1 جنوری 2013 سے, یعنی کہ آئندہ سال کے ابتدا سے گھریلو صارفین سمیت سی این جی, بجلی گھروں, کھاد کارخانوں اور صنعتوں کے لیے گیس کی قیمتوں میں بھاری اضافے کی سفارش کی ہے, یعنی کہ ان تمام گھروں کے لیے اور صنعتی اداروں کے لیے گیس کی قیمتوں میں کئی گنا اضافے کی سفارش اوگرا کی جانب سے کی گئی ہے. اس کے علاوہ عبادت گاہوں, مدارس, ہاسٹل, سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر, اسپتال, گیسٹ ہاؤسز, فورسز میس, لنگر خانوں, تمام تعلیمی خیراتی اداروں اور رہائشی کالونی کے لیے گیس کی قیمت ₹100 سے بڑھا کر ₹430 فی ایم بی بی ٹی یو کرنے کی تجویز ہے. تقریباً 400 گنا اضافے کی تجویز پیش کی گئی ہے کھانا پکانے کی گیس کی قیمتوں میں اوگرا کی جانب سے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ گیس کی قیمتیں پاکستان میں دنیا میں سستی ترین ہے, لیکن جس طرح کے اضافے کی اس وقت سفارش کی گئی ہے, یقینی طور پر یہ پاکستان کے عوام کے لیے ایک خطرناک عمل ہو سکتا ہے. ان کے محدود بجٹ میں اس کے شدید اثرات ہو سکتے ہیں اور اس کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ان تجاویز پر کس حد تک عمل کرتی ہے. لیکن ایک بات یقینی ہے کہ سی این جی کے استعمال کے حوالے سے پاکستان میں ایک ماحول بن چکا ہے, اور سی این جی اسٹیشنز کے خلاف اور سی این جی کے استعمال کے خلاف اس ماحول کا اثر ضرور سامنے آئے گا اور اس کے بڑے فیصلے سامنے آئیں گے. اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت اہم کیس کی سماعت بھی جاری ہے, جس کے دوران سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان, جس میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی شامل ہیں, انہوں نے سی این جی کاروبار کے حوالے سے انتہائی اہم تبصرے کیے ہیں, اور ان تبصروں کے حوالے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں اس کاروبار کے حوالے سے تحفظات بڑھتے جا رہے ہیں. مختصراً خبر یہ ہے کہ سی این جی کے استعمال کو محدود ترین کرنے کا حکومت کا پروگرام تیار ہے, جس میں یہ بھی ممکن ہے کہ نجی گاڑیوں میں سی این جی پر مکمل پابندی عائد ہو جائے اور کھانا پکانے کی گیس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے, صنعتوں کو جو گیس ملتی ہے اس میں بھی کئی گنا اضافہ ہو جائے. نجی گاڑیوں میں سی این جی بند ہونے جا رہی ہے اگر حکومت کی اس تجویز پر وفاقی کابینہ نے عمل کرنے کا فیصلہ کیا. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ملالہ یوسفزئی پوری دنیا کی ہیرو بن رہی ہیں, انہیں نوبل انعام دیا جائے اس کی بھی تجویز دی جا رہی ہے. پاکستان میں خاص طور پہ ان کے سوات میں وہ نہ صرف مشعل راہ بن گئی ہیں بلکہ ایک رول ماڈل بھی بن رہی ہیں. سوات سے ہم آپ کو دکھائیں گے خصوصی رپورٹ کمرشل بریک کے بعد.
वेलकम बैक। तालिबान हमले में जख्मी होने वाली मलाला यूसुफजई इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बन चुकी है। पूरी दुनिया में मलाला यूसुफजई को रिकग्नाइज किया जा रहा है और रोज़ाना खबरें आती हैं जिसमें मलाला यूसुफजई को खिराज तहसीन पेश किया जाता है। कल इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर पेरिस में एक बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें यूनेस्को ने मलाला के हवाले से एजुकेशन फंड कायम करने का ऐलान किया। सदर आसिफ अली जरदारी खासतौर पर इस तकरीब में शरीक हुए। मलाला यूसुफजई को दुनिया भर में अवार्ड से नवाजा जा रहा है और तालीम के हवाले से उनको एक शनाख्त के तस्वुर उसका उनको तस्वुर दिया गया है। उन्हें पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ख़वातीन की तालीम के हवाले से इन अवार्ड से नवाजा जा रहा है। 25 अक्टूबर को उन्हें इंटरनेशनल चिल्ड्रन प्राइज़ दिया गया। 19 दिसंबर को कौमी यूथ प्राइज़ दिया गया। 15 अक्टूबर 2012 को सितारा शुजात दिया गया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने उन्हें 100 ग्लोबल थिंकर्स में शामिल कर लिया है। टाइम मैगजीन ने मलाला को 2012 की सबसे अहम शख्सियत करार दिया है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। फ्रांस की पार्लियामेंट के 150 अरकान कहते हैं कि मलाला को नोबेल प्राइज़ देना चाहिए और कौमी असम्बली में पाकिस्तान की ये करारदाद मंजूर हो चुकी है कि मलाला यूसुफजई दुख्तर पाकिस्तान है। दुख्तर पाकिस्तान के सवात में, तालीम में, ख़ासतौर पर ख़वातीन की तालीम में इस वाक़े के बाद क्या असर हुआ है और उसका अंदाज़ और रुख किस तरह है, ये हम आपको दिखाते हैं खुसूसी रिपोर्ट में जो हमारे नुमाइंदे खुसूसी सैयद महबूब अली ने सवात में तरतीब दी। 9 अक्टूबर 2012 को कौम की बेटी मलाला यूसुफजई पर शिदत पसंदों ने हमला करके जख्मी कर दिया तो न सिर्फ सवात में शोक की फिजा ने जन्म लिया बल्कि मुल्क भर और पूरी दुनिया में मलाला की सेहतयाबी के लिए दुआओं का सिलसिला शुरू हुआ। इलाज के लिए मलाला को पहले सिटी शरीफ अस्पताल जबकि बाद में CMH पेशावर और रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त मलाला बर्मिंघम के एक अस्पताल में जेर इलाज है। कौम की दुआएं रंग ले आई और मलाला यूसुफजई बड़ी हद तक सेहतयाब हुई। समाज के बच्चे और अवाम आज भी मलाला को इन अल्फाज में याद करते हैं। मलाला बहुत ज्यादा बोल्ड और टैलेंटेड लड़की थी। उन्होंने लड़कियों की तालीम के लिए बहुत ज्यादा काम किया। मलाला को मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए और वापस आकर लड़कियों की तालीम के लिए उस तरह काम करे जिस तरह वो पहले करती थी। मलाला बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत बहादुर लड़की है। उसने लड़कियों में तालीम आम की है और खासकर लड़कियों में तालीम का शऊर पैदा किया है। मलाला यूसुफजई पर हमले के बाद उनका स्कूल 3 रोज तक सोग में बंद रहा। 3 रोज के बाद जब स्कूल खुल गया तो इब्तिदाई तौर पर तालिबात की हाजिरी कम रही, ताहम वक्त के साथ साथ बच्चियों की हाजिरी मामूल पर आ गई। मलाला यूसुफजई के साथ जख्मी होने वाले तालिबात शाजी और कायनात ने भी स्कूल जाना शुरू किया है। सवात में निजी स्कूल के प्रिंसिपल और माहिर तालीम फजल रबी का कहना है कि मलाला की तालीमी मिशन से सवात समेत पूरे मुल्क के तालिबात का तालीमी मुस्तकबिल रोशन होगा। मलाला न सिर्फ सवात बल्कि पूरे मुल्क के बच्चों के लिए हिम्मत, जुर्रत और तालीम की निशानी बन गई है। मलाला के स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तालिबात ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो खवातीन की तालीम के हवाले से मलाला की मिशन को हर सूरत पूरा करेंगे। प्रोग्राम आज कमरान खान के साथ के लिए कैमरामैन मुराद अली खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, सवात। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।